नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबर की तह तक। हर खबर के तह तक पहुंचेंगे। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, हर जगह से आपके लिए हम खबर लेकर आए हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ अगले कुछ मिनटों तक ताकि आप उन खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी भी ले सके। सबसे पहले बात हम हरियाणा की करने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कई बैठकें करने वाले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो बैठकों में व्यस्त रहने वाले हैं। मैराथन बैठक रहेंगी, एक के बाद बैक टू बैक। जल संरक्षण में हुई प्रगति की समीक्षा होगी। इसके अलावा सुबह 11 बजे का भी समय है बैठक के लिए। हरियाणा सिविल सचिवालय में यह बैठक होगी। बैठक में संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। उनसे फीडबैक लेंगे, उनसे जानकारी हासिल करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोपहर 1 बजे की बात करें तो डेवलपमेंट एवं पंचायत विभाग की भी बड़ी बैठक होने जा रही है। हरियाणा निवास में यह बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। शाम 3 बजे की बात करें तो लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। इस तरह की बैठक भी पहले भी मुख्यमंत्री कर चुके हैं। और शाम 6 बजे की बात करें तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बैठक भी होगी। इस बैठक में विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। HKRN पर मुख्यमंत्री का खास तौर पर फोकस रहता है। ये बात भूलिए मत कि HKRN से काफी रोजगार प्राप्त की है हरियाणा के युवाओं ने। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। जितेंद्र, एक एक करके जो बैठकें हैं आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, उनके बारे में बताइए। कितनी खास, कितनी महत्वपूर्ण ये चारों बैठकें हैं? देखिए, बिल्कुल कमल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक चंडीगढ़ के अंदर ही जो बैठकें हैं उन बैठकों को करने वाले हैं। और इन बैठकों में सबसे पहली जो बैठक है 11 बजे, जो कि सिविल सचिवालय चंडीगढ़ के अंदर होनी है, यह बैठक है जल संरक्षण को लेकर के होने वाली बैठक, जिसमें समीक्षा की जाएगी। ये जो बैठकें हैं कमल, इसमें एक खास बात यह है कि 3 बैठकें जो है वो डिपार्टमेंटल तौर पर है और एक बैठक पॉलिटिकल बैठक के तौर पर है। जल संरक्षण को लेकर के जो पहली बैठक है, इसमें जहां रिव्यू किया जाएगा, तो वहीं डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, इसकी भी रिव्यू बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जाएगी। तीसरी बैठक, ये वही बैठक है जिसे हम पॉलिटिकल बैठक कह रहे हैं, लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ ये बैठक की जाएगी। कमल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रत्येक जो लोकसभा क्षेत्र है उसको ध्यान में रखते हुए और जो जिम्मेदारी है वो कोऑर्डिनेटर्स को दी थी। और ये कोऑर्डिनेटर्स उन लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जाकर के कार्य करने का काम करते हैं। वहाँ किस प्रकार की और डेवलपमेंट की आवश्यकता है, केंद्र की योजनाओं का लोगों को किस तरीके से लाभ दिया जा रहा है, इन तमाम रिव्यूज के साथ साथ आने वाले समय में जो सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए है वो 10 में से 10 अंक लाने की है, यानी कि 10 की 10 लोकसभा जीतने की है, जो कि फिलहाल भाजपा के पास ही 2019 में रही है। उनको बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कोऑर्डिनेटर्स जो है सांसदों के अलावा क्षेत्रों के अंदर जाकर के क्या क्या आवश्यकता है प्रगति लाने के लिए, विकास लाने के लिए, जो केंद्र की योजनाएं हैं उनमें, इसको लेकर के जो कार्य है वो करते हुए नजर आते हैं। और इनके साथ अमूमन जो मुख्यमंत्री हैं वो मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। इनसे रिव्यू जो है वहाँ क्षेत्रों के अंदर जो कामकाज है उसको लेकर के लेने का काम किया जाता है। इसके बाद 6 बजे जो बैठक है वो HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ये बैठक है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम भी जिस प्रकार से हरियाणा सरकार की पोर्टल व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जहां विपक्ष हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी इसी प्रकार से आड़े हाथ लेते हुए नजर आता है, वहीं मुख्यमंत्री इस HKRN को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने रखते हैं। चाहे वो पोर्टल हो, चाहे वो HKRN हो, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा जाता है कि विपक्ष के लोग जितना इसे टारगेट करेंगे उतना उन्हें फायदा है, क्योंकि एक अच्छी व्यवस्था बनाने का काम मौजूदा सरकार की तरफ से किया गया है और ये व्यवस्था अच्छी ही बनी रहे, इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार रिव्यू करते नजर आते हैं। और इस प्रकार की जो बैठक है HKRN की, वो भी समय समय पर मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आते हैं। HKRN के माध्यम से न सिर्फ हरियाणा में ही बल्कि देश से बाहर भी नौकरी देने को लेकर के सरकार की एक हाल ही में जो इसको लेकर के रिक्रूटमेंट है वो निकल करके सामने आई थी, उसको लेकर के भी कुछ विवाद देखने के लिए मिला था विपक्ष की तरफ से। लेकिन सरकार का स्पष्ट ये कहना था कि किसी को भेजना या किसी को बाहर जाकर के HKRN के माध्यम से रोजगार देना, सरकार की ऐसी कोई जबरदस्ती किसी के साथ कोई मंशा नहीं है। जो लोग इसके लिए स्किल्ड है वो अगर इंटरेस्टेड है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि तमाम रिव्यू बैठक है 3 जिनकी हम बात कर रहे हैं और एक
पॉलिटिकल बैठक है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जो आज पूरे दिन भर सुबह 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से आपने जानकारी दी है जितेंद्र चौधरी। इस पूरी खबर पर, इस खबर के मायने जो समझाए हैं जितेंद्र चौधरी ने, इसी से जानिए कि ये जो बैठकें होने जा रही है ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। आज एक महत्वपूर्ण चुनाव है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में मेयर कौन होगा इसका भी चुनाव होने जा रहा है आज ही। जी हाँ, आज ही नया मेयर मिलेगा चंडीगढ़ को। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी मिलेंगे चंडीगढ़ को। सबसे पहले मेयर को लेकर वोटिंग शुरू होने जा रही है। नगर निगम असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। सीनियर डिप्टी मेयर और फिर डिप्टी मेयर के लिए भी वोट डाले जाने हैं। बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करवाई जाएगी। अनिल मसीह को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये बात जरूर आप जान लीजिए, जो कि चर्चा पहले थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर इस चुनाव को लड़ने का ऐलान किया था, इसलिए कई मायनों में ये काफी खास चुनाव है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरसिमरत पॉल चंडीगढ़ से, हमारे संवाददाता। उनसे हम सीधे जानकारी हासिल करते हैं, खबर की तह तक पहुंचते हैं। हरसिमरत, समीकरण क्या कहते हैं? किस पार्टी का मेयर हो सकता है, किस पार्टी का डिप्टी मेयर, किस पार्टी का सीनियर डिप्टी मेयर? क्योंकि यहां पर पहले से ही सेटिंग कर ली गई थी, और जब राजनीति में सेटिंग की बात होती है तो आप जानते हैं कि गठबंधन होते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। लेकिन यहां पर जो गठबंधन हुआ है वो INDIA गठबंधन से प्रेरित भी लग रहा है, और शुरुआत चंडीगढ़ मेयर चुनाव से हुई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, किस पार्टी को आज के चुनाव में ज्यादा बल मिलेगा, ज्यादा पावर मिलेगी? बिल्कुल कमल, INDIA गठबंधन जो है उसके आज पहला जो घटक वो यहाँ देखने को मिलेगा चंडीगढ़ में। पहला जो मुकाबला है वो यहाँ देखा जा रहा है, क्योंकि इसके 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, और आगे ये गठबंधन किस तरह के रंग लाएगा वो भी देखना जरूर लाजमी रहेगा। कि और आपको ये भी बता दें कि आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो इकट्ठे यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं। मेयर का चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस ने अपना मेयर का प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया, और अब इनका साझा उम्मीदवार जो है वो आम आदमी पार्टी से है। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो कांग्रेस के में से हैं। तो अगर वो वोटों की गिनती की जाए तो कुल मिलाकर के 36 वोट है, जिनमें एक MP किरण खेर का है, उसके अलावा एक अकाली दल का है, 14 BJP के हैं और 13 आम आदमी पार्टी के हैं। पर जब गठबंधन हुआ है तो तकरीबन 13 आम आदमी पार्टी के और 7 वोट कांग्रेस के मिलकर के 20 हो गए हैं, और मेयर बनाने के लिए 19 वोट चाहिए होते हैं। आपको यह बता दें कि फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 2016 से वही मेयर बना रही थी, और उनके पास जो वोट हैं वो 14 वोट प्लस एक MP किरण खेर का है। पर आज दबी जबान से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कांग्रेस भी है जो वो इंडिया गठबंधन से कोई खास खुश नहीं है, और वहीं आम आदमी पार्टी के भी कुछ जो पार्षद है वो नाराज चल रहे हैं। क्रॉस वोटिंग का एक डर जो है वो जरूर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आप मेरे पीछे की तैयारियां देख सकते हैं कि पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है सेक्टर 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहां पर आज इलेक्शन जो है वो 11 बजे शुरू होने हैं। और आपको बताएं कि धीरे धीरे पार्षद जो है वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बड़े सीनियर नेता जो है अलग अलग पार्टियों के यहाँ पर आए हुए हैं। ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इतने समय से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत ले जाती है, और हमेशा मेयर उन्हीं का बनता है। क्योंकि पिछली बार की अगर मैं चुनावों की बात करूं तो पिछली बार आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा पार्षद थे, पर फिर भी क्रॉस वोटिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाकर ले गई थी। पर आज अगर क्रॉस वोटिंग होती भी है तो ऐसे में क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिलहाल गठबंधन के तहत जो आज के चुनाव है वो लड़े जाने हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए हरसिमरत। आपका इस खबर पर नजर लगातार बनाए रखिएगा, आपसे हम जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे। 11 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी मेयर चुनाव को लेकर। अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। धर्मशाला में 14 साल से ये देखा जा रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कामकाज होना था वो ढंग से नहीं हो पाया, इसका भवन तक नहीं बन पाया। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार दिक्कत कहां है। सरकार तो पहले भी थी, सरकार तो BJP की बनी, तब भी जो संघर्ष किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर वो कोई ज्यादा अच्छा नतीजा नहीं निकला उस संघर्ष का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी संघर्ष समिति का धरना आज है, आज सांकेतिक धरना है, लेकिन संघर्ष समिति जो इस मांग को लेकर आगे बढ़ रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भवन जल्द से जल्द तैयार हो, आने वाले वक्त में चेतावनी भरे लहजे में सरकार को चिता सकती है। 30 से ज्यादा महिलाएं आज धरने पर बैठेंगी। धरने में शामिल होंगे पूर्व CM शांता कुमार, धरने में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार अगर शामिल हो रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाइए कि राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा और भी गर्मा सकता है। मनोज धीमान है, खबर की तह तक पहुंचेंगे।
विवाद क्या है, डिमांड क्या है और क्यों काम अटका हुआ है, जानकारी दीजिए मनोज हमारे दर्शकों को। खबर की तह तक पहुंचकर शांता कुमार भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भवन बने। इतने साल बीत गए हैं मनोज, कहां पर दिक्कत है? बिल्कुल कमल, देखिए धर्मशाला को एक सौगात मिली थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसका कैंपस यहाँ पर बनना था। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिस्सा देहरा में बनने जा रहा है और कुछ यहाँ बनना था। 14 साल हो गए इस तमाम कार्य को देखते हुए। 14 सालों में कई सरकारें आई, कई चली भी गई, लेकिन इस भवन का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। पहले इनके पास जमीन नहीं मिलती थी, अब सरकार ने जमीन भी दे दी। पिछली सरकार थी, जमीन दे दी, जमीन मिल गई, सर्वे हो गया, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, लेकिन मामला अटक गया कि सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ रुपया सरकार जमा नहीं करवा पा रही। अगर सरकार जमा नहीं करवा पा रही है तो इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण भी जानने का प्रयास लोगों ने किया, लेकिन कारण सामने नहीं आ रहे। और कमल, जदरांगल में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनना है, जिससे कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के हर कोने से यहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और जिन छात्रों का भविष्य इस यूनिवर्सिटी पर टिका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये राजनीति की भेंट चढ़ती चली गई। लगातार इस पर राजनीति होती रही। हर साल कई धरने यहाँ पर होते हैं, कई आंदोलन यहाँ पर चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण को कोई प्रयास नहीं कर रहा। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने प्रयास किया, अब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई है, प्रयास लगातार जारी है, लेकिन 30 करोड़ रुपया जमा ना करवा पाना सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए एक बड़ा ये आंदोलन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है और आज जो ये संघर्ष समिति है ये धरने पर इसलिए बैठी है कि जो धर्मशाला का हक है वो धर्मशाला को ही मिलना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर 30 करोड़ रुपया जमा क्यों नहीं हो रहा। ये भी जानने के लिए संघर्ष समिति के लोग लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि 30 करोड़ रुपया जो है उसको जमा करवाया जाए, लेकिन अभी तक वो पैसा जमा नहीं हुआ। संघर्ष समिति ने संघर्ष चलाया है धर्मशाला की प्रबुद्ध जनता, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं 60, 65, 70 और 80 साल के बुजुर्ग लोग भी इस धरने पर बैठेंगे। ये धरना सांकेतिक है, हर दिन ये धरना चलेगा और आज महिलाओं से शुरुआत होगी और कल हो सकता है कि कल की तारीख को शांता कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो इस केंद्रीय मंत्री है, सेंटर में हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका गृह राज्य हिमाचल प्रदेश है, शांता कुमार जैसा बड़ा नेता धरने में शामिल होने की बात करता है। आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतने बड़े बड़े चेहरे होने के बावजूद भी धर्मशाला को जो सौगात मिली वो खोखली की साबित हो रही है। इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालिए मनोज, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। बिल्कुल कमल, देखिए राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और 2024 है उसमें लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अनुराग ठाकुर ने पीछे एक बयान दिया था कि सरकार को जल्द पैसा जमा करा देना चाहिए। बड़ी बात तो यह है कि पिछले टेन्योर में जो सरकार रही है वो भारतीय जनता पार्टी की थी और डबल इंजन की सरकार थी। तब भी ये संघर्ष लगातार चल रहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस क्यों नहीं बन रहा। बड़ी बात तो ये देखने को मिली कि राजनीति की भेंट चढ़ रही है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इसको बचाने के लिए अब संघर्ष समिति उतर आई है। अनुराग ठाकुर भी इसके पक्ष में है, लेकिन शांता कुमार जब धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक बात कही थी कि प्रदेश सरकार मुझे धरने पर बैठने के लिए मजबूर ना करे और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आंदोलन में कूद जाऊंगा। एक दिन के लिए वो धरने पर बैठेंगे, तो बड़ी बात उन्होंने कही थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि कमल, बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। संघर्ष समिति ये भी कह रही है कि हम इसकी शिकायत जो है वो सुखविंदर सुक्खू से भी करेंगे और सुखविंदर सुक्खू की जो माता है उन तक एक कल चिट्ठी पोस्ट की गई है, उसमें शिकायत की गई है कि आखिर मुख्यमंत्री पैसा जमा क्यों नहीं करवा रहे, तो उनकी माता जी के नाम पर ये चिट्ठी भेजी गई है। बड़ी बातें और भी हैं। आज ये धरना चलेगा और धरने में वो लोग शामिल होंगे जो धर्मशाला के हितैषी हैं, धर्मशाला का हित चाहते हैं और धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये कैंपस बनाना चाहते हैं। तो आज ये धरना चलेगा और ये धरना लंबे समय तक जाएगा। इसमें शांता कुमार ही नहीं बल्कि धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा भी धरने में शामिल होंगे, मेजर विजय सिंह मनकोटिया इसमें शामिल होंगे, चंबा के जो पूर्व विधायक है जीए लाल वो इसमें शामिल होंगे और बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो सभी इस धरने में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि आखिर वो 30 करोड़ रुपया जमा करवा दे, ये बड़ा दबाव जो है ये सरकार पर बनाया जाएगा और 30 करोड़ रुपया जमा हो जाता है कमल, तो एक कहीं ना कहीं जो एक धर्मशाला का हक था, एक धर्मशाला में लोगों के शिक्षा, जो बच्चों की शिक्षा है उसका भवन बनना है, उस भवन के निर्माण के लिए ये जनता जो है वो कूद पड़ी है और आज 11 बजे कचहरी अड्डा
धर्मशाला में ये धरना होगा। सांकेतिक धरना है, कोई ज्यादा रोष व्यक्त नहीं होगा, लेकिन सांकेतिक धरना यानी कि सरकार को चेतावनी है कि अगर आप पैसे जमा नहीं करवाते हैं तो ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है और धर्मशाला के हक की लड़ाई के लिए हर कोई व्यक्ति इसमें शामिल होगा। और बड़ी बात तो ये भी निकल कर सामने आई है कि जो आर्मी के जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी इस धरने में शामिल होंगे। कमल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अब इस धरने का असर कितना होता है सरकारों पर, और राजनीति की भेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी चढ़ रही है, तो क्या यही आगे भी जारी रहेगा? सवाल जनता पूछेगी और चुनाव में जरूर पूछेगी। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के उपहारों की नीलामी होगी। आपने हरियाणा में भी ऐसा सुना होगा कि मुख्यमंत्री को जो उपहार मिलते हैं उनकी नीलामी होती है और उससे राज्य के विकास में मदद मिलती है, क्योंकि आर्थिक तौर पर जो भी फायदा होता है इन उपहारों से फिर वो राज्य के काम आता है। मुख्यमंत्री धामी ने भी इस आइडिया को अडॉप्ट किया है। विभिन्न कार्यक्रमों से मिलने वाले उपहारों की नीलामी होने जा रही। जनहित के कामों में ये पैसा लगेगा जो उपहारों से पैसा मिल पाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनहित में एक और अभिनव पहल से हम कह सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सचिव विनय शंकर पांडे को निर्देश भी दे दिए हैं। उपहारों की नीलामी की जाएगी, उपहारों की कीमत का मूल्यांकन कर नीलामी की जाएगी और फिर जो भी पैसा मिलेगा वो राज्य के काम आएगा, जनहित के काम आएगा। तो मुख्यमंत्री अपने जितने भी उपहार मेहमानों से लेते हैं या उनको मिलते हैं, सम्मान पूर्वक वो स्वीकार भी करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि कोई मुख्यमंत्री उन उपहारों को नीलाम कर दे और एक आर्थिक तौर पर कोई भी मदद किसी को दे दे, तो एक अच्छी सोच, एक अच्छी पहल से हम कह सकते हैं। इसलिए इसकी चर्चा उत्तराखंड में हो रही है। हमारे साथ राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं, खबर की तह तक पहुंचेंगे। राव शफात अली, हरियाणा में भी हमने ये आइडिया देखा था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में भी अपने उपहारों की नीलामी कर जो पैसा मिलता है जनहित के कामों में उसे लगाते हैं। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस पहल का अनुसरण भी कर रहे हैं और उन्होंने खुद इस बात की घोषणा की है। अब उत्तराखंड में इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए कमल, ये एक अच्छी शुरुआत है और अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में जो इस तरह की पहल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारी मुलाकात होती है मुख्यमंत्री से, अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम होते हैं तो जिसमें उपहार देते हैं मुख्यमंत्री को या फिर कुछ और चीजें भेंट दी जाती हैं जो काफी कीमती भी होती हैं। तो मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है कि इन सबकी जनहित में एक नीलामी होगी और नीलामी की जो धनराशि है वो जनहित में ही खर्च होगी। तो इसके लिए खाता तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने जो अपने सचिव हैं विनय शंकर पांडे, उनको ये निर्देश दिए हैं और जल्द ही एक खाका तैयार होगा कि किस तरह से इसकी नीलामी होगी और कहाँ ये नीलामी रखी जाएगी। तो ये पूरा एक खाका तैयार होगा। तो विनय शंकर पांडे अब इसमें जुट गए हैं और ये अच्छी शुरुआत के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि जो भी मुख्यमंत्री को मिले हुए उपहार हैं, भेंट हैं, उनकी नीलामी के बाद जो धनराशि जमा होगी वो जनहित के कार्यों में खर्च की जाएगी। जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर पर आपसे जानकारी हासिल करनी है। राव शफात अली, आगे बढ़ते। देहरादून में गुलदार की तलाश में वन विभाग ने अब केनाल रोड और साथ ही आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। एक गहन सर्च ऑपरेशन था और 8 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है, ऐसी जानकारी मिली। डीएफओ से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक 40 से ज्यादा वन कर्मियों ने 30 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खंगाले, लेकिन गुलदार का कोई भी अता पता नहीं। डीएफओ वन विभाग देहरादून वैभव कुमार ने बताया कि सुबह भी कुछ जगहों से गुलदार देखे जाने की सूचना आई थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन गुलदार नहीं मिला। उन्होंने बताया कि करीब 40 वन अधिकारी कर्मचारियों ने गुलदार प्रभावित इलाकों, जिसमें शिवगंगा शामिल है, शिवगंगा एनक्लेव है, इसके अलावा डांडा खुदानी वाला है, डांडा मुरी वाला है, वृंदावन एनक्लेव है, एटीएस कॉलोनी है, कैनाल रोड सहित आसपास के करीबन 30 हेक्टेयर में सघन जांच की है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और गुलदार की तलाश में ड्रोन की भी मदद ली गई, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। वैभव कुमार क्या कहते हैं, सबसे पहले उन्हें सुन लेते हैं, उसके बाद राव शफात अली से और भी जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में एक डर का, एक भय का माहौल रहता है जब गुलदार दिखाई देता है।
15 तारीख की रात की एक सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिली थी, जिसमें इस क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट जो देखा गया था। उसके बाद से ही निरंतर वन विभाग द्वारा जो है यहाँ पे सघन एक जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने कल कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए थे जहाँ हमें ऐसा लग रहा था कि शायद लेपर्ड के द्वारा उन क्षेत्रों को छुपने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके आज हमारा 40 वन कर्मियों का दल है, उनके द्वारा इस एरिया में जो है कॉम्बिंग की जा रही है और लेपर्ड्स के जो भी संभावित साइन है, उसके स्कैट सैंपल्स हैं, पग मार्क्स हैं या और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे हम जो है लेपर्ड को ट्रैक कर पाएँ और उसके मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो सब चीज़ों की जो है तलाशी अभियान किया जा रहा है। राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए। राव शफात अली, एक चिंता अभी भी बनी हुई है, इतनी मेहनत की वन विभाग ने लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी है। ये कब से इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि यहाँ पर लेपर्ड हो सकता है? क्योंकि लोगों में एक दहशत तो रहती है, क्योंकि हमने पहले भी तस्वीरें काफी देखी हैं, लोगों पर हमला करते हुए लेपर्ड देखे हैं। कमल, देखिए पिछले 1 माह से लोग परेशान हैं, दहशत में है। जो ग्रामीण क्षेत्र है देहरादून के आसपास के, वहां ये लेपर्ड देखा जा रहा है और 2 बड़ी घटनाएं भी कर चुका है ये आदमखोर गुलदार। एक 2.5 से 3 वर्ष का जो बच्चा था उसको अपना निवाला बनाया, करीब 1 माह बीत चुका है, लेकिन वन विभाग को अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। दूसरा ये कि 40 जो कर्मचारी हैं वो ट्रैप करने में लगे हैं गुलदार को। अलग अलग जगह गुलदार देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, तुरंत वन विभाग को और पुलिस को भी सूचित किया जाता है, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम पहुंचती है तब तक गुलदार का अता पता नहीं होता। तो पिंजरा लगाया जाता है, लेकिन पिंजरे में भी अभी तक ये गुलदार नहीं फंस पाया, जिसकी वजह से दहशत है, लोग डरे हुए हैं। शाम के वक्त में बहुत जल्दी 5 से 6 बजे के बीच में अपने घरों में चले जाते हैं जहां ये हमला हुआ था। पिछले अगर 5 दिन पहले की बात करें तो 12 वर्षीय बच्चे पर हमला किया था, लेकिन शुक्र है कि वो बच गया था, उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। तो लोगों में दहशत है कि जो आदमखोर गुलदार है ये कब पकड़ा जाएगा। उधर वन विभाग की टीम लगी हुई है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली है और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक ही लेपर्ड है जो हमला कर रहा है। जैसे कि सिंगली गांव में हमला किया एक बच्चे के ऊपर, दूसरी बार जो कैनाल रोड है यहाँ पर हमला किया, तो एक ही गुलदार है। लेकिन जब तक ये पकड़ा नहीं जाता तब तक तो देखिए दहशत बरकरार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका राव शफात अली। आपने ठीक कहा कि परेशानी काफी बड़ी हुई है और लेपर्ड जो कि दहशत फैलाते हैं, किसी पर भी हमला कर देते हैं, बच्चों का भी डर सताता है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि अब वन विभाग और क्या प्रयास करता है। खबर की तह तक में इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए खबरें अब तक। नमस्कार।